सरकार कल डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट के तहत देश के हर घर को डिजिटल बनाने का सपना दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल इंडिया से हमारी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन कैसे दिखेगा डिजिटल इंडिया, ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा, क्या चुनौतियां हैं, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। आपको ये भी याद दिला दें कि पूरे डिजिटल इंडिया मुहिम को CNBC आवाज बहुत नजदीकी से ट्रैक कर रहा है और कल भी इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम होगा। तो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं फूड पैंडा के CEO और फाउंडर सौरभ कोचर, पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शंकर नाथ और बीजेपी के IT सेल के हेड अरविंद गुप्ता। स्वागत है आप सबका हमारे इस चर्चा में। अरविंद गुप्ता जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया की बात हम काफी सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियल टर्म्स में इसका मतलब क्या है लोगों के लिए, उनके जीवन में क्या अंतर पड़ने वाला है? ये आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, डिजिटल इंडिया एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो भारत के हर नागरिक को एक डिजिटल कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए और क्या सर्विसेज वो कंज्यूम कर सकता है डिजिटली, उसको प्रोवाइड करने की सुविधा है। और ये उसकी योजना सारी उस चीज के अंतर्गत आती है। ये वो एक चीज है जो प्रधानमंत्री मानते हैं कि इट कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन। डिजिटल एम्पावरमेंट की ये स्कीम है। बिलियन ड्रीम्स को एक जागरूक करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, क्रिएटिविटी अपनी दिखाने के लिए पूरी दुनिया को उसकी चीज है। और क्या है कि हमारी जनरेशन के अंदर इंटरनेट ही एक ऐसी चीज है जो बिजली, सड़क, पानी के बाद हमारी जनरेशन ने ही मतलब इसको देखा है सबसे पहले। तो डिजिटल इंडिया एक ऐसी स्कीम है जो कनेक्टिविटी को उस स्तर का मानती है कि जिस तरह हर घर में पानी, बिजली, सड़क पहुंचनी चाहिए, ऐसे ही एक डिजिटल कनेक्टिविटी हर किसी को मिलनी चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप बाहर आनी चाहिए, उसकी इनोवेशन बाहर आनी चाहिए और पूरी दुनिया में जी जो भारत की इनोवेशन है वो दिखाई देनी। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बस हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और इस पूरे चर्चा का एक पेस सेट करने के लिए अरविंद गुप्ता जी, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझा सके, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, तो यहाँ तक समझ में आता है कि मेरे घर में, और सिर्फ शहरों की बात नहीं है, हर घर में ब्रॉडबैंड वगैरह पहुंच जाएगा। इसके आगे क्या? आप देखिए, मैं आपको एक छोटे 3-4 उदाहरण देता हूं, 3-4 एरिया से रिलेटेड। दुनिया में बेस्ट कैटेगरी का एजुकेशन मटेरियल अमेरिका में, हिंदुस्तान में, यूरोप में, दिल्ली में, मुंबई में होता है, लेकिन यूपी, बिहार के सारे गांव में वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। टीचर खुद कई बार टीचर ही नहीं होते हैं, और जो टीचर अगर होते भी हैं तो अपडेटेड उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नई तकनीकें नहीं पता होती। दुनिया भर में आप जाइए तो टीचर आजकल विकिपीडिया देखते हैं, उससे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खान एकेडमी देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपके पास डिजिटल कनेक्शन है तो आज के बच्चे लेटेस्ट चीजें पढ़ना चाहते हैं। आज के दुकानदार जो एक छोटे से कस्बे में, विलेज में रहते हैं, किसी एक रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया में रहते हैं, और मेरे साथी जो यहाँ पर पैनल पे हैं, जैसे फूड पांडा के या किसी भी कंपनी के CEO जो आपको बताएंगे कि जो एस्पिरेशन है उस इंडियन की, जो किसी भी एरिया में रहता हो, उसको अपनी चीज बेचने की एक बहुत बड़ी इच्छा है उसकी। वो बहुत अच्छी चीज बनाता है, लेकिन वो दुनिया भर में बेच नहीं पाया, उसकी मार्केट बहुत सीमित थी, और वो सीमित होने के बाद भी वो बिचौलियों को, इंटरमीडिएटरीज को बेचता है, जो जाके ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो मुनाफा कमा नहीं पाता। तो डिजिटल मार्केट्स ओपन हो जाने से एक आदमी डायरेक्टली अपनी चीज को बेच पाएगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा, यानी छोटे बनाने वाला है उसको भी। छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फूड पांडा या पेटीएम की भी हम अगर बात करें तो ऐसे लोगों के लिए बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स सवालों पे आ जाते हैं। जी सौरभ कोचर, मैं इसमें जो कहना चाहूंगा ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इसमें जो बेनिफिट है, प्लेटफॉर्म तो इनेबल कर ही रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, बट जो एक छोटा शॉपकीपर है, जो उसकी मार्केट बड़ी सीमित होती थी, आज उसकी मार्केट पूरे देश और पूरी दुनिया में बन जाए। जी, आपका पॉइंट काफी क्लियर है। लेकिन सौरभ कोचर जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये प्लान तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है,
लेकिन इसकी फीजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी क्या है? जैसे आपने अपनी बिजनेस शुरू की है, जिस देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन इतनी खराब है, हमारे जो सेल कनेक्टिविटी है या मोबाइल कनेक्टिविटी है वो इतनी पुअर है, NOFN का इतनी पीछे चल रही है अपने टाइमलाइन से, वहां पर जहां बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो, डिजिटल इंडिया की ड्रीम कैसे पूरी होगी? देखिए, डिजिटल इंडिया को मैं 3 अलग अलग हिस्सों में देखता हूँ। पहला हिस्सा है कनेक्टिविटी देने का, जिसमें आज के डेट में नाना करते भी हमारे पास 20 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में जो हैं वो आज इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। कुछ मोबाइल पे कर रहे हैं, कुछ अपने घरों में कर रहे हैं, कुछ ऑफिस में कर रहे हैं। लेकिन हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इंटरनेट पॉपुलेशन है आज की डेट में। तो एक ये इंटायर कनेक्टिविटी का जो इशू है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया के लिए। सेकेंड इज प्लेटफॉर्म्स, जो हमारे जैसे फूड पांडा के जैसे प्लेटफॉर्म्स है जो इनेबल कर रहे हैं कि इंटरनेट से हम करें क्या। तो उसके लिए चाहे वो रेगुलेशंस के तौर पे हो, चाहे वो इजी एक्सेस के तौर पे हो, उस चीज को हमारे को इनेबल करना बहुत जरूरी है। और तीसरा है जो ई गवर्नेंस का पार्ट आता है कि सिर्फ आपस में प्राइवेट कंपनीज ही नहीं, जो पब्लिक फोरम्स हैं। अब आप सिंगापुर की अगर बात करें तो उनका वीजा प्रोसेस 3 दिन में हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन है, वीजा तक वो ऑनलाइन देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा एंड इंडिया माना जाता है पूरे वर्ल्ड में कि हम लोग आईटी और टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड के सिस्टम बना रहे हैं और हमारे इंडिया के सिस्टम अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर मैं जहां तक देखूं कनेक्टिविटी या इकोसिस्टम की रेडीनेस के हिसाब से, कनेक्टिविटी कितना बड़ा इशू है सारा? देखिए, अगर आज 20 करोड़ लोगों के पास है तो 110 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। तो कनेक्टिविटी के इशू को हमने अभी तक सॉल्व तो नहीं ही किया है पूरी तरह से, लेकिन हाँ, हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर कोई भी नए इनिशिएटिव्स ऐसे आते हैं जो इसकी रफ्तार और बढ़ा पाएं, जो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएं, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले 5 से 10 सालों में। शंकर नाथ जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि सौरभ को जब थोड़ा सा हेज कर रहे थे वो आंसर को, लेकिन एक कंपनी के लिए आप लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रही है? क्योंकि एक सवाल है कि कितने लोग कनेक्टेड है, और इस पर मैं अरविंद गुप्ता जी आपके पास जरूर आऊंगी क्योंकि ये सवाल मूल रूप से आपके लिए ही है। कितने लोग कनेक्टेड है वो अलग बात है, और इसमें हमारा फिगर और जो रफ्तार है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी क्या मायने नहीं रखता? रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनिशिएटिव्स लाइक दिस, राइट, डिजिटल इंडिया वीक which the government is now taking up, or even the Swachh Bharat Abhiyan earlier, right, are initiatives that need to be encouraged and that we need to participate in rather than criticize. First point ये है कि नहीं, क्रिटिसाइज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप इसको रोल आउट करेंगे, आप अगले हफ्ते कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे देश में, ये कैसे रोल आउट होगा और चुनौतियां क्या है? ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट सवाल है। एब्सोल्युटली। एक्चुअली आजकल देखिए इंडिया में या कोई भी देश में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप डिजिटली इंक्लूडेड नहीं हो, देन इवन इफ यू आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड यू कैन बी लेफ्ट आउट। एंड आई थिंक एसेंशियली व्हेन यू टेक इनिशिएटिव्स लाइक दिस, ये टॉप ऑफ माइंड बढ़ा देते हैं ये सब चीजों की। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इट अचीव्स। सेकेंड, प्रैक्टिकली ये चीज होता है, जैसे मैं अपने कंपनी के बारे में और एक सर्विस के बारे में बताना चाहूंगा, विच इज दैट इन डिजिटल इंडिया वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूनिफाइड भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ना होता क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कोई एक वाटर बोर्ड है, सबका अलग अलग सिस्टम्स है, राइट? और आजकल मान लीजिए नॉट इवन 1% पे देयर बिल ऑनलाइन। नाउ why should someone not pay their bill online? Because it's the most convenient, it's the most easy thing to do. Problem ये है कि there is no common centralized system for a customer to go and access his water board or his electricity board payments. Now through a digital India exercise, through this unified Bharat bill payment system, what will happen is all electricity boards in the country, all water boards in the country will have one common platform. Now जिसके कारण अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम हो या तो कोई दूसरा भी हो, ये प्लेटफॉर्म में आ जाएगा और हमारे जो एंटायर कस्टमर बेस है उनको एवरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट ही इज इन, ही कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन इन 1 minute। पहले उसको एक घंटा लगता था, जाके लाइन में खड़े रहो, बिल पेमेंट करो वहां पे। अभी आप पेटीएम में आइए या किसी
right? So these are initiatives which take time to happen, but जैसे ये e-governance on these utilities come online, when citizens come online for this, I think it can have a great multiplier effect. और जो पासपोर्ट सेवा के साथ हुआ, ये तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हाल फिलहाल में, जो बहुत ही बढ़िया चीज हुआ। एक्सपीरियंस किया है अरविंद गुप्ता, और यहाँ पर पता चलता है कि जब उस तरह की विल हो और एक प्रोसेस हो तो चीजें आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो मूल सवाल है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप कम से कम ये मानने को तैयार है कि जब तक पूरी कनेक्टिविटी की क्वालिटी और भारत की रैंकिंग कैसी है दुनिया भर में, या आप मुझसे बेहतर इनफैक्ट जानते हैं, क्या करने की जरूरत है वहां पर? ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आप ये पूरा एक प्लान बना रहे हैं तो बुनियादी ढांचे के बिना, क्वालिटी कनेक्टिविटी के बिना ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, जो आपने सवाल पूछा, मैं इसको दो अंतर में दूंगा। एक कनेक्टिविटी का सवाल है जो बहुत बेसिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा बहुत सारी चीजें मिस रहेंगी। हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कनेक्टिविटी में इंडिया में, सौरभ ने बोला, सबने बोला, कोई 20 करोड़ कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, कि जो भी नंबर कनेक्टेड इंडियंस हैं, सिटीजन्स हैं, आप देखें मूल तौर पे सब एक मोबाइल इंटरनेट में मोबाइल फर्स्ट है, मतलब मोबाइल के द्वारा सबसे ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने एक लीप फ्रॉग कर दिया है। बट आज जैसे 4G है या LTE आ रही है, तो ये स्पेक्ट्रम की और ये जो आप स्पीड की बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हल्के हल्के सॉल्व होगी। हमारी सरकार ने सबसे पहले एक डिसीजन लिया है, जिसका मतलब ये है कि हम ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन को ही चेंज कर रहे हैं। 256 की डेफिनेशन होती थी, हम 512 कर दी है, और हल्के हल्के उसको आगे बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं। लेकिन जो दूसरे तरीके हैं इंटरनेट पाने के, उसमें पिछले 8-10 साल में कोई बिल्कुल काम ही नहीं हुआ था। उस काम को भी बढ़ाया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत तक इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल करना, और जब तक इंटरनेट के मल्टीपल साधन नहीं होंगे एक्सेस करने के, तो मोबाइल नेटवर्क्स पर प्रेशर बना रहेगा। और उस प्रेशर को ईज करने के लिए जो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वो ही डिजिटल इंडिया है, कि सिर्फ एक चीज पर नहीं रहे, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से हम इंटरनेट को कनेक्ट करें। बिल्कुल। और दूसरा जो एक बड़ा सवाल है, तो ये तो हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी एक इशू है, क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी इशू है, जिसको इम्प्रूव करना है। इसका एक उदाहरण है कि फेसबुक पे एक फेसबुक लाइट लॉन्च कर चुका है, खास भारतीय बाजारों में एंड्रॉइड फोन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पॉटी कनेक्शन होती है, 80% लोगों के पास 2G कनेक्शन है। लेकिन फिर सवाल ये है कि सौरभ, आप बात कर रहे थे ई गवर्नेंस की, जब आप डिफाइन कर रहे थे कि कैसे कैसे डिजिटल इंडिया रोल आउट होगा। अब जो आप जैसी कंपनियों का ब्रांड है, वो इतने जल्दी और इतने तेजी से पिकअप इसलिए हुआ है क्योंकि आप जैसी ई टेलर्स जो प्रोडक्ट्स देती हैं, वो एक सिलेक्ट कस्टमर बेस को देती हैं जिनको इसकी जरूरत थी, और वो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जब हम डिजिटल इंडिया में बात कर रहे हैं पूरे देश को जोड़ने की, तब क्या स्केल और विजन में डिफरेंस की जरूरत है, और किस तरह के अंतर की जरूरत है? देखिए, डिफरेंस की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक हमने मेट्रोज में और टॉप सिटीज के अंदर जो है वहां तक हम लेके गए हैं। जैसे गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अब जरूरत है कि हम इसको ग्राम पंचायत तक लेके जाएं, एक एक विलेज तक, छोटे छोटे जगहों पे हिंदुस्तान के हम लोग इस चीज को लेके जाएं, ताकि जो सर्विसेज हम आज की डेट में ओपन करें वो सबके लिए अवेलेबल हो। चाहे हम आज की डेट में, आपने एग्जाम्पल लिया पासपोर्ट का, रेलवे बुकिंग का, इन सब चीजों से कितना आसानी हुई है हर किसी को। मतलब आपको कहीं ना कहीं शुरू जरूर करना पड़ता है, हालांकि शुरुआत अच्छी है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। जैसे मैंने बोला, अभी 100 करोड़ लोग हैं जिनको पता भी नहीं है इंटरनेट क्या है। जब हम लोगों ने शुरू किया था अपना काम करीब 3-4 साल पहले, तो हम लोग जाके रेस्टोरेंट को सबसे पहले ये समझाते थे कि इंटरनेट होता क्या है, इस पर ऑर्डर होते कैसे हैं। तो हम उस चीज से काफी आगे आ चुके हैं। लेकिन जो चीजें हम आज मेट्रो में देख रहे हैं, आज हमारे टियर 3 टाउन्स में, वो अभी वहीं पे है जहां पे दिल्ली 5 साल पहले था। तो वो जो विजन का डिफरेंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस चीज को इनेबल करने के लिए, वो बहुत अलग होगा। अभी हमने फाइबर के थ्रू सब कुछ कर दिया, काफी हद तक हमने मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू कर दिया, लेकिन
बैंडविड्थ लिमिट हो गई। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कॉल ड्रॉप रेट चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो मुंबई में हो, हर जगहों पे इतना ज्यादा बढ़ गया है। स्पेक्ट्रम काफी नहीं है। गुप्ता जी कह रहे थे कि गुप्ता जी जो कह रहे थे वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ब्रॉडबैंड की जो परिभाषा है उसको बढ़ाकर 512 आप करने वाले हैं। गुप्ता जी सही है? तो दुनिया भर में 512 के कम की स्पीड एकदम घटिया मानी जाती है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है उसको चेंज करना बहुत ही जरूरी और बहुत ही जल्द। इस नहीं, हम तो ये मानते हैं स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा चेंज होना चाहिए। हमारी परिभाषा 256 से 512 लेकर हमें संतुष्टि नहीं हुई है। मैं क्लियर कर दूं, 512 तो कर दी है हमने, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भारत का 2 Mbps 4 Mbps, और ये डेफिनेशन ऐसी है, ये तो हर 1.5-2 साल में बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर हम आज की डेट में बात करें तो जर्मनी में हम लोग घरों में 100 Mbps का कनेक्शन देखते हैं, जो यहाँ पे आके हमारे ऑफिस तक में नहीं होता। तो इतना फर्क है डेवलप्ड नेशंस में और आज हमारी डेट में। तो वो विजन हमारा जरूर क्लियर होना चाहिए कि हमें कहां तक पहुंचना है। ये कैसे होगा इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। शंकरनाथ से भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। डिजिटल इंडिया कैसे दिखेगा और सबकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, इस पर हम चर्चा करें। इसके पहले हम देख रहे हैं कि क्या चुनौतियां, और अब तक बात हुई कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है देश में उसकी क्वालिटी जो है उसको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। लेकिन 2-3 और जो मुद्दे हैं शंकरनाथ जी, एक तो है ई लिटरेसी। जैसे कुछ देर पहले सौरभ कह रहे थे कि जब उन्होंने शुरू किया तो हर रेस्टोरेंट में जाकर समझाना पड़ता था कि आप ऑर्डर कैसे लेंगे ऑनलाइन। ई लिटरेसी कितना बड़ा एक मिशन बनेगा, और साथ में ही, हालांकि मैं चाह रही हूं कि आप अलग अलग इसका जवाब दें, रेवेन्यू मॉडल्स कैसे काम करेंगे? क्या इसमें सारा पैसा सरकार खुद डालने वाली है? कैसे काम करेगा ये? देखिए, ई लिटरेसी के ऊपर जैसे मैं पहले भी बोला था, डिजिटल इंक्लूजन के लिए ई लिटरेसी की बहुत जरूरत है। एंड अलॉन्ग विथ डिजिटल इंक्लूजन, एंड हम लोग ये जो ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उससे भी एक स्टेप अगर आप पीछे आओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सेस, द डिवाइस विच विल गिव यू एक्सेस टू द इंटरनेट, राइट? और अगर आप देखें इंडिया में, या स्पेशली इंडिया एंड सम अदर डेवलपिंग नेशंस, द एक्सेस फॉर द डिवाइस फॉर एक्सेस इज गोइंग टू बी द मोबाइल। तो आप डेस्कटॉप को भूल जाइए, टैबलेट को भूल जाइए। अगर हमें 50 करोड़ लोगों को इंडिया में डिजिटली इंक्लूड करना है, द ओनली वे इट कैन हैपन इज थ्रू द मोबाइल फोन। नाउ मोबाइल पे भी एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। पहले अगर आपको एक 8,000-10,000 रुपए का डिवाइस चाहिए था टू गेट अ गुड इंटरनेट स्पीड एंड प्रोसेसिंग पावर, आजकल आपको वो 4,000 रुपए में मिल रहे हैं। शायद 2 साल बाद वो 2,000 रुपए तक आ जाएगा। सो द प्राइस पॉइंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन, एनेबलिंग पीपल टू कम एंड एटलीस्ट पार्टिसिपेट और एटलीस्ट अटेम्प्ट टू बी ई लिटरेट। सो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग विच इज हैपनिंग। और जैसे ये मोबाइल का पेनिट्रेशन और मोबाइल इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर सर्विसेज विल ऑल्सो कम ऑनलाइन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2 साल पहले रिचार्ज, ऑनलाइन रिचार्ज होते थे मे बी 1% और 2% ऑफ द टोटल रिचार्जेस दैट हैपन इन द कंट्री। और मोबाइल रिचार्ज इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑन योर मोबाइल थ्रू द इंटरनेट, राइट? अगर आप आज देखो वो नंबर, वो 2% से बढ़ के शायद 5 या 5.5% हो गया। 2 साल बाद वो 10% हो जाएगा। Now that is what we have to encourage. We have to encourage private players also to come in, provide the platform and make a little money out of it. It's a mass game, right? It's a very high volume, मनी की बात आपने की, और वो बड़ा सवाल है, where is the money? क्योंकि यहाँ पर जो अब तक सरकार की तरफ से बयान आया है, उम्मीद की जा रही है कि कल के बाद अरबों डॉलर आ जाएंगे डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए। ये कितना आपको feasible लगता है? तो एक तो देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, राइट? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेइंग द ऑप्टिक फाइबर, यू आर टॉकिंग अबाउट हैविंग एनफ towers which enable people to access the mobile, and that can only happen through a public and private participation. You cannot leave the entire task onto the government, or on the other hand you cannot even say that only the private guys will come in and participate. I think both of us have to cooperate and essentially lay down the basic infrastructure, and at the end of it there is enough incentive for the private person also to make some degree of money, and that the whole business plan is economically viable. मैं आपको रिचार्ज की बात करता हूं। अगर आज मैं मान लीजिए मणिपुर की कोई एक इम्फाल में और कोई एक रिमोट विलेज में एक कस्टमर को मोबाइल रिचार्ज दे सकता हूं अपने फोन पे विथ अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और सम अदर वे, और जिसपे मैं मिनिमल सा
amount of, if he is doing recharge for 200 rupees, वहाँ पे 5 रुपया का is the total amount that the company makes. That also on scale will make a lot of sense for private players. यानी So essentially market in जी अरविंद गुप्ता जी, तो इनकी बात से इनकी बात से एक बात जो साफ है कि इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी और उनको मुनाफा बनाने का मौका भी देना होगा। अब जब ये बयान आता है कि अरबों डॉलर का निवेश होगा, अब ऐसे इवेंट्स में दिखने में उस समय बहुत अच्छा लगता है, MOUs भी साइन होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन वो अरबों डॉलर के ऑन ग्राउंड पहुंचते पहुंचते काफी समय लगता है। आमतौर पर ये आम बात है, सब जानते हैं, ऐसे प्रोसेसेस में होता ही है। तो पैसे आएंगे कहां से? फंडिंग की क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको फंडिंग इस एरिया में जो सौरभ ने भी और शंकर ने भी बोली बात, बहुत सिंपल बात है। मल्टीपल तरह की फंडिंग आ रही है। आप आज पेटीएम के यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म्स पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर है, स्नैपडील के अंदर है, जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं इनके अंदर बहुत मतलब अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इनकी वैल्यूएशन हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट 3-4 चीज में आएगी। हमें जो इन्वेस्टमेंट, एक तो जो मेक इन इंडिया, जो कंपोनेंट हिंदुस्तान में बनाने हैं, जो मेक इन इंडिया के लिए एसेंशियल हैं, मोबाइल फोन की बात हुई एक, उसके अंदर। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, जो बैकबोन ले करने की, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इन्वेस्टमेंट में कौन डालेगा पैसा? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स फूड पैंडा और पेटीएम जैसे कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं, उनका लक्ष्य बहुत अलग है। वो सरकार के NOFM बनाने में क्यों पैसा डालेंगे? आप ये समझिए कि जो एक सड़क बनाने का काम होता है और सड़क के जो आसपास के लोग होते हैं वो ही बेनिफिट करते हैं उस सड़क से। तो दोनों चीज का बेनिफिट, ये दोनों दे गो हैंड इन ग्लव। कंटेंट कनेक्टिविटी के साथ नहीं है और कनेक्टिविटी के बिना कंटेंट नहीं है। दोनों चीज हैंड इन ग्लव चलती है, नहीं तो ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब तक अच्छा कंटेंट जो ये लोग, जो ये कंपनीज, इनोवेटिव कंपनीज, पेटीएम हो, फूड पांडा हो, स्नैपडील हो, ये प्रोवाइड कर रही हैं, वो कंटेंट है एक तरीके से, और कनेक्टिविटी के बेसिस पे ही ये आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है और इसमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है। गवर्नमेंट का रोल इसके अंदर बहुत जरूरी है कि एक तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करना इनोवेशन इकोसिस्टम को, कंटेंट इकोसिस्टम के लिए, और दूसरा जो एक अहमियत देना है उसके लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है कि इसके लिए आपको सबको समझ में आना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइप्स बनाने हैं पूरी कंट्री के अंदर, जो लेआउट करना है, उसको अहमियत देना और उसके अंदर निवेश लाना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से निवेश कर ही रही है जी। गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज हैं, रेलटेल है जो सबसे लीडर है इसके अंदर, BBNL एक गवर्नमेंट की बॉडी बनी हुई है, वो अपनी तरफ से तो गवर्नमेंट निवेश कर ही रही है, बट प्राइवेट भी आ रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बहुत ही कम पैसा, बहुत ही कम समय बचा है, यहाँ हम पैसों की बात कर रहे हैं। सौरभ, अंत में किस तरह से ये PPP मॉडल काम करेगा ऐसी सेवाओं में, जैसे ये कह रहे हैं ई लॉकर्स होंगे या ई किताब की बात कर रहे हैं, ई हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें PPP का कैसे मॉडल देखते हैं आप? देखिए, 3 जगहों पे हमारे को इन्वेस्टमेंट डालनी है। पहली इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा बात करी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर चाहे मोबाइल कंपनीज आज की डेट में अपना रेवेन्यू मॉडल देख के डाल रही हैं, चाहे बैंडविड्थ के लिए जो हमारी नेटवर्किंग कंपनीज हैं वो डाल रही हैं, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट थोड़ा सा सब्सिडाइज करेगी, तो फिर वहां पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनेगी। जी। दूसरा पार्ट है जहां पे एजुकेशन और प्लेटफॉर्म्स का पार्ट है, वहां पे हम लोग खुद से इतना आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको पता लगे इंटरनेट क्या है, उनको पता लगे इंटरनेट पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं आज की डेट में, और वो कैसे बनेंगे। और तीसरी चीज है जो मैंने बोला कि गवर्नेंस के बारे में, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट पहला स्टेप ले रादर देन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो आके उसको सोल्यूशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन वहां पे पहल गवर्नमेंट की तरफ से ही होनी पड़ेगी। और शायद वही एक एरिया है, सबसे बड़ी चुनौती का वही एरिया है कि उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे कि सरकार की सेवाएं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ CNBC आवाज पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी डिजिटल इंडिया वीक पर। कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।